हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। दोस्तों, प्लेटो को समझना फिलॉसफी के लिए भी और पॉलिटिक्स के लिए भी इंतहाई ज़रूरत है, ख्वाह वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स हो या फिर एथिक्स हो। तो दोस्तों, प्लेटो जो है ये एथेंस में पैदा हुआ 428 बिफोर क्राइस्ट में। अगर मैं आपको कुछ कंटेक्स्ट के बारे में बताऊं तो प्लेटो ने जो अपनी फिलॉसफी दी या प्लेटो ने जो अपना हम कह लें कि जो सबसे उसका इंपॉर्टेंट वर्क था आइडियल स्टेट का, उसके पीछे दो वजूहत थी, या अगर हम कंटेक्स्ट कहें तो दो फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर था पेलोपोनेशियन वॉर। अच्छा, ये एक जंग थी जिसमें सिटी स्टेट एथेंस का और स्पार्टा इन दोनों के दरमियान जंग हुई थी। अगर मैं इन दोनों के थोड़े से पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में आपको बताऊं तो एथेंस जो था, जहां पर प्लेटो रहता था या पैदा हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मुराद ये होता है कि जहां पर जो अफेयर्स हैं स्टेट के, वो भी तमाम लोग जो हैं वो चलाएं। यानी कि मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है ये इलेक्टेड हम लोग कह लें डेमोक्रेसी होती है, कि इसमें जो नॉर्मल आवाम है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव है उसे इलेक्ट करते हैं, वो आगे लेजिस्लेट करता है, एग्जीक्यूटिव में भी काम करता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता था कि जो मैसेज होती थी जनरल, वही सारे काम अंजाम देती थी। स्पार्टा जो है वहां पर मोनार्की थी। पेलोपोनेशियन वॉर जो है वो स्पार्टा जीत गया, एथेंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब जब ये शिकस्त हुई तो उसके बाद एक पार्टी जिसका नाम ओलिगार्किक पार्टी था, वो एथेंस में मंजर आम पर आई, और स्पार्टा की मदद से ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये हुकूमत में आ जाते हैं एथेंस में भी। अब एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और एक हम लोग कह लें अरिस्टोक्रेटिक रूल देखा जाता है, जिसे द रूल ऑफ 30 टायरेंट्स भी कहा जाता है। अब इस जो रूल ऑफ 30 टायरेंट्स था, इनका जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिचुअल लीडर था वो था सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस ही प्लेटो का भी उस्ताद था। प्लेटो के दो रिश्तेदार क्रिटियास और चारमाइड्स भी इस हम कह लें एरिस्टोक्रेटिक जो रूल था, जो ये पार्टी थी, इसके मेंबर्स थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ अरसे बाद अगेन जो लोग होते हैं, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स होते हैं, वो इस रेवोल्यूशन को खत्म कर देते हैं और अगेन डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहाल कर दी जाती है एथेंस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है प्लेटो की लाइफ पर। और दूसरा, मैंने जिस तरह पहले बात की, सोक्रेटिस, सोक्रेटिस का जो इंपैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है प्लेटो पर। प्लेटो अपना ये जो उस्ताद है सोक्रेटिस, इसके डायलेक्टिक जो मेथड होता है उसको बे इंतहा चाहता है, और अपनी जिंदगी जो है वो कह लें कि सोक्रेटिस के नक्शे कदम पर गुजारना चाहता है। पेलोपोनेशियन वॉर के खत्म होने के बाद और जो रूल देखा जाता है एरिस्टोक्रेट्स का, इसका जिम्मेदार पाया जाता है सोक्रेटिस को, और सोक्रेटिस को सजा सुनाई जाती है कि जी सजाए मौत के वो हेमलॉक यानी कि जो जहर का प्याला है वो पिएगा। अब ये जो एग्जीक्यूशन होती है सोक्रेटिस की, इसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है प्लेटो के ऊपर, और जो उसकी नफरत थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए वो मजीद बढ़ जाती है। दोस्तों, प्लेटो अपनी एक एकेडमी बनाता है जिसका नाम द अकेडमी या एकेडेमिया होता है 385 385 बिफोर क्राइस्ट के अंदर। अच्छा, प्लेटो जो है ये दो प्रॉब्लम्स की बात करता है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एक एथिकल प्रॉब्लम। अच्छा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम सबसे पहले वो कहता है कि जी आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपने अपना जूता भी बनवाना होता है तो आप उस इंसान के पास जाते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा महारत होती है जूता बनवाने के लिए, या फिर अगर किसी इंसान की तबीयत खराब हो तो वो एक स्पेशलिस्ट फिजिशियन के पास जाना पसंद करेगा, ना कि किसी भी ऐसे इंसान के पास जो अच्छा बोलता हो या लोगों की हिमायत उसे हासिल हो। तो वो कहता है कि किस तरीके से आप जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक मुल्क चलाना, एक स्टेट को एडमिनिस्टर करना, वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में थमा सकते हैं जो कि लोगों का वोट लेकर आया हो। यानी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी पब्लिक में इमेज अच्छी है तो वो हुकूमत में आ सकता है, वो हुकूमत चला सकता है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बाकायदा तौर पर एक हमारे पास किंग होना चाहिए, एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए जिसके पास रीजन हो, रैशनले हो, लॉजिक हो, वो हुकूमत चलाए। दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम जिसके बारे में प्लेटो बात करता है वो होता है एथिकल प्रॉब्लम। अच्छा, इधर ना मैं कुछ एक डायलॉग है प्लेटो की बुक द रिपब्लिक के अंदर, वो अगर उसका आपको थोड़ा सा खुलासा बयान करना चाहूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि एथिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद था। प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक के अंदर ये डायलॉग लिखता है। इस डायलॉग के अंदर तकरीबन 4 कैरेक्टर्स होते हैं। एक प्लेटो खुद होता है, लेकिन प्लेटो उस डायलॉग के अंदर यानी कि सोक्रेटिस होता है, उसके अलावा एक सोफिस्ट थ्रेसिमेक्यूस होते हैं, दो प्लेटो के भाई होते हैं, और एक इंसान सेफलस जिसके घर के अंदर ये डायलॉग हो रहा होता है। अच्छा, अब सोक्रेटिस यानी कि उस डायलॉग के अंदर सेफलस से पूछता है कि सेफलस, तुम्हारे पास इतना पैसा है, यू हैव दिस मच वेल्थ, तो इसका तुम्हें फायदा क्या है, इससे तुम्हें क्या मिलता है। सेफलस जवाब देता है कि इस दौलत की वजह से, इस वेल्थ की वजह से मैं जेनरस हो जाता हूँ, मैं जस्ट हो जाता हूँ, मैं ऑनेस्ट हो जाता हूँ, यानी कि जी मैं कह लें कि ईमानदार हो जाता हूँ, मैं अदल पसंद करने लगता हूँ इस दौलत की वजह से। तो प्लेटो उससे सवाल करता है कि जस्टिस से तुम्हारा क्या मुराद है, तुमने अभी कहा कि जी मैं जस्ट हो जाता हूँ पैसों की वजह से, दौलत की वजह से, तो जस्टिस तुम किस चीज को कहोगे। अब यहां से एक फिलोसफिकल हम लोग कह लें डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि फिलोसफी के अंदर किसी भी एक चीज को एक लाइन के अंदर डिफाइन करना मुमकिन ही नहीं है। सेफलस डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं जिनको बार बार सोक्रेटिस जो उस डायलॉग के अंदर वो रिजेक्ट कर देता है, और अगेन कोई ना कोई सवाल कर लेता है। तो इसके ऊपर जो सोफिस्ट था थ्रेसिमेक्यूस, वो आग बगोला हो जाता है, गुस्सा होता है, और वो सोक्रेटिस को कहता है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम सोक्रेटिस, तुम्हारे साथ मसला क्या है। तमाम लोग जो हैं जिसको कुछ नहीं पता होता वो सवाल तो कर सकता है लेकिन जवाब नहीं दे सकता।
अब ये जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई है, आपको डायलेक्टिक मेथड के बारे में पता होगा सोक्रेटिस का, कि सोक्रेटिस उसमें से करता यही था। सोक्रेटिस ये कहता था कि जी मेरा काम है एक मिडवाइफ का, यानी कि एक दाई का काम है कि मैं एक इंसान से उसका नॉलेज निकालने में हेल्प करता हूँ, क्योंकि नॉलेज जो है वो इंसान के अंदर है, उसे पता नहीं है। और जो तरीका वो अपनाता था वो था क्वेश्चनिंग का, सवाल जवाब करना। बहरहाल अगेन उसके इस आग बगोला होने पर भी जो सोक्रेटिस है वो इतना कोई गुस्सा नहीं होता और वो काम ही रहता है। अगेन वो उस पर भी सवाल करने लगता है। तो थ्रेसिमेकिउस आखिरकार गुस्से में आकर बोलता है, तो सुनो अगर तुम सुनना चाहते हो, माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कहता है कि मेरे हिसाब से जस्टिस ये है कि जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है। अगर दोस्तों एक एनालॉजी आप ड्रॉ करें, ये वाला टेक्स्ट प्लेटो का था। नीचियन फिलोसफी क्या थी? नीचियन फिलोसफी भी तो यही थी कि जिसके पास माइट है, ही हैज द राइट। थस पॉक्सरास्त्रा के अंदर नीचे भी अपनी इसी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते। दोस्तों अब मैं आपको जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है जो उसने अपनी किताब द रिपब्लिक के अंदर बयान किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसके अंदर हम उसका जो एजुकेशन का मॉडल था वो समझेंगे, जस्टिस का कंसेप्ट समझेंगे और कम्युनिज्म का कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, एज पर प्लेटो वो कहता है कि जी एक इंसान जो है उसके अंदर तीन खसूसियात होती हैं या तीन इंस्टिंक्ट्स होती हैं। एक लस्ट की या एपिटाइट की यानी कि भूख की, उसके अलावा दूसरी स्पिरिट, करेज या ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, और तीसरी रीजन, लॉजिक, रैशनल यानी कि अकल की। तो वो कहता है कि हर इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट्स तीनों पाई जाती हैं। किसी में रीजन ज्यादा होती है, किसी में लस्ट ज्यादा होती है और किसी में ब्रेवरी ज्यादा होती है। तो वो ये कहता है कि एज पर बेस्ड ऑन द इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जिस इंसान में जो सी इंस्टिंक्ट ज्यादा पाई जाती है उससे वही काम लिया जाना चाहिए जो उसकी उस इंस्टिंक्ट से मिलता हो। इसको वो जस्टिस कहता है कि पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, यानी कि जो इंसान जिस काम के अंदर महारत रखता है बाय नेचर, उसको उसी का काम करवाया जाए। यानी कि जो जिसके पास रीजन डोमिनेंट है उससे एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए, उससे किंग बनाया जाए। जिसके पास स्पिरिट या करेज है उसे आर्मी में लाया जाए, और जिसके अंदर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है भूख की, उसे वर्कर या किसान बनाया जाए। इधर मैं आपको एक इंसान की एग्जांपल से समझाता हूँ। एज पर प्लेटो के एक इंसान का जो जिस्म है उसमें जो पेट होता है ये है फार्मर्स, जो हाथ हैं ये है मिलिट्री, और जो दिमाग है ये है बादशाह। क्योंकि रीजन दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, ताकत बाजुओं को, और भूख पेट को। प्लेटो की आइडियल स्टेट जो होती है द रिपब्लिक, उसमें जस्टिस यही है कि पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, यानी कि जो जिनके अंदर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है भूख की, लस्ट की, उन्हें वर्कर्स बनाया जाए। जिनके अंदर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है करेज की, उन्हें मिलिट्री में लाया जाए। जिनके अंदर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है हम कह लें कि रीजन की, उन्हें बादशाह और अल्टीमेटली फिलोसोफर किंग बनाया जाए। इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है। दोस्तों प्लेटो ने जो अपना एजुकेशन का मॉडल दिया था वो भी इसी बेस पर दिया था कि लोग जो हैं उनको परखा जाए, ताकि स्टेट जो है उसे पता चल जाए कि किस इंसान में कौन सी इंस्टिंक्ट है और उसको फिर उसी हिसाब से काम दिया जाए। अब प्लेटो का जो एजुकेशन है उसके अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ये कि एजुकेशन जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होगी, प्राइवेट नहीं होगी। दूसरा ये कि एजुकेशन सबके लिए, ख्वाह वो मर्द हो खातून हो। इसलिए अक्सर प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। एक अलग क्रिटिक उसके ऊपर कम्युनिज्म और वाइब्स की, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसे फेमिनिस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसने कहा था पहली बार ग्रीक फिलोसफी के अंदर के खवातीन को भी तालीम मिलनी चाहिए। एजुकेशन एज पर प्लेटो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, हर इंसान जो है उसको मिलनी चाहिए, ख्वाह वो पीसेंट ही क्यों ना हो। प्लेटो ने बोला था कि गिव मी द मैन ऑफ कॉपर एंड एजुकेशन विल मेक देम मैन ऑफ गोल्ड। एज पर प्लेटो एजुकेशन जो है उसको सेंसर कर देना चाहिए। वो इस वजह से कि जिस भी सिटी स्टेट में एजुकेशन दी जा रही है तो उधर की जो नेशनलिज्म है वो इंस्टिल की जाए, और ऐसी चीजें जो नेशनलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ जाएं उनको सेंसर किया जाए। पता नहीं क्यों प्लेटो की ये बात सुनकर मुझे मुतालिया पाकिस्तान याद आ गई। अच्छा, अब हम प्लेटो के जो एजुकेशन मॉडल है उसकी बात करते हैं। प्लेटो का एजुकेशन मॉडल जो है वो तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है वो पैदाइश से लेकर 20 साल की उम्र तक होता है। अच्छा, ये भी आगे फर्दर तीन स्टेजेस में डिवाइड है। बर्थ से लेकर 6 साल की उम्र तक एक स्टेट अपॉइंटेड मदर बच्चे का ख्याल रखेगी। इस जो दौरानिया इसके अंदर बच्चे को कोई खास उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा, उसे नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और पेट्रियोटिज्म जो है वो पढ़ाया जाएगा। 7 से 18 साल की उम्र का जो दौरानिया है इसके अंदर बच्चे को मौसीकी पढ़ाई जाएगी, म्यूजिक पढ़ाया जाएगा और जिम्नास्टिक पढ़ाई जाएगी ताकि उसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए। 19 से 20 साल का जो स्टेज है, इसी पहले स्टेज के अंदर फर्दर जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर एक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। 20 साल की उम्र के बाद एक टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट पास कर जाएंगे वो अगले स्टेज में जाएंगे, और जो फेल कर जाएंगे उन्हें वर्कर्स बना दिया जाएगा। यानी कि जो फेल कर गए हैं वो लोग हैं जिनकी डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है भूख, एपिटाइट। अगला जो स्टेज है वो है 21 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक। अच्छा, इस स्टेज के अंदर मेजर जो है फोकस होगा एडवांस्ड मैथमेटिक्स का, फिलोसफी का, लिटरेचर का।
35 साल की उम्र के बाद एक और एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जामिनेशन के अंदर जो फेल हो जाएंगे उन्हें अगेन निकाल दिया जाएगा और उन्हें मिलिट्री में ले आया जाएगा, और जो पास हो जाएंगे वो अगले स्टेज पर चले जाएंगे। अगला स्टेज चलेगा 36 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक। अच्छा, ये जो दौरानी है, ये दौरान इसके बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी। जो स्टेज में आ गए इसका मतलब ये कि वो रूलर्स बनेंगे, और अल्टीमेटली इन्हीं तमाम रूलर्स में से जो बेस्ट वन होगा उसे एक फिलोसोफर किंग बना दिया जाएगा। तो ये एक प्लेटो का जो एजुकेशन मॉडल है, वो उसका जो जस्टिस की थ्योरी है और आइडियल स्टेट के अंदर, उसी को ही हम कह लें कि एक बैक प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्लेटो के कम्युनिज्म के कंसेप्ट के बारे में। प्लेटो ने दो किस्म के कम्युनिज्म दिए थे, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, या कम्युनिज्म ऑफ फैमिली भी जिसे कहा जाता है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी देने की वजह प्लेटो की ये थी, एज पर प्लेटो के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, ये ऐसा कंसेप्ट है जो इंसान को डिसऑनेस्ट या करप्ट कर देता है। तो उसने ये कहा कि जो रूलर्स हैं और जो मिलिट्री मैन है, गार्डियन क्लास जिसे उसने कहा है, वो अपना वर्क तब अच्छे से कर सकेंगे जब उनके अंदर से ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है इसे ही निकाल दिया जाएगा। तो इन द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो प्लेटो की गार्डियन क्लास है, यानी कि जो प्लेटो के फिलोसोफर किंग, रूलर्स हैं और मिलिट्री है, ये कोई भी प्रॉपर्टी ऑन नहीं करेंगे। जो थर्ड वर्कर्स की क्लास है वो प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का जो कंसेप्ट है प्लेटो का, अच्छा अगेन ये वाला भी जो कंसेप्ट है ये भी लागू सिर्फ गार्डियन क्लास पर ही होता है। अब प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का मुराद ये होता है कि परमानेंट शादी होगी ही नहीं। मैरिज के कंसेप्ट को खत्म करने की वजह ये थी प्लेटो की, उसने ये कहा कि शादी के बाद जो खातून होती हैं, जो खवातीन होती हैं, उन्हें मोस्टली घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो जब शादी का ही कंसेप्ट नहीं होगा तो जो लेडीज होंगी, जो खवातीन होंगी, वो भी इक्वली वर्क कर सकेंगी जिस तरह मर्द करते हैं। उसके अलावा फैमिली जो है ये एक सेल्फिशनेस जो है ना इसको जनरेट करती है, यानी कि मेरी जो फैमिली होगी मैं उसकी तरफ थोड़ा सा बाइस हूँगा। किसी भी इंसान की जो अफेक्शन होती है वो उसकी फैमिली की तरफ ज़्यादा होती है। इस अफेक्शन को ख़त्म करने के लिए और जो रूलर्स हैं, जो गार्डियन क्लास है, वो अपना काम सही से कर सकें, इसलिए प्लेटो ने फैमिली का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया कि जितनी भी खवातीन हैं और जितने भी मर्द हैं ये आपस में शेयर होंगे, यानी कि एक इंसान की कोई परमानेंट वाइफ नहीं होगी। वाइफ जो है वो तमाम लोग शेयर करेंगे आपस में, और इस मीटिंग के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर भी किसी का हक नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा कि वो बच्चा किसका है, वो बच्चा स्टेट का होगा। एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो प्लेटो का पॉइंट है वो ये कि जो वीक और डिसफिगर्ड बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि जो पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल होते हैं, उनको मार दिया जाए ताकि वो स्टेट के ऊपर किसी भी किस्म का बर्डन ना बने। दोस्तों, दिस वाज द आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो एज पर रिपब्लिक। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।